नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की, क्योंकि औपचारिक तौर पर इन 10 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां इस बारे में शुरू कर दी है। और अगर तैयारियों का हम जिक्र करें तो आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद वही जो कि नगीना से सांसद बने हैं और आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में 2 जनसभाएं की। पहली जनसभा उन्होंने कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में की और उसके बाद उन्होंने रविवार को मिल्कीपुर में एक जनसभा की। और इन जनसभाओं में आई हुई भीड़ कहीं ना कहीं से ये इंगित करती है कि चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति की जो स्पेस है उसको तेजी से ऑक्यूपाई कर रहे हैं और युवाओं को भा रहे हैं। खासकर दलित युवाओं में उनका खासा क्रेज है। तो ऐसे में आज महत्वपूर्ण बात यह होगी कि क्या इस उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद कोई कमाल कर पाएंगे, क्या वो समाजवादी पार्टी के लिए कोई कड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे। इस बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी आशीष भी जुड़ चुके हैं। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। आपसे मैं सबसे पहले ये शुरुआत करूंगा कि आखिर उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में हलचल क्या है। आप खासकर बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखते हैं। उपचुनाव को लेकर किस किस्म की हलचल है और तैयारियां कैसी? देखिए आशुतोष, उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और काफी बड़ा है। बीजेपी के लिहाज से इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि अभी लोकसभा हाल ही में चुनाव हुए हैं और जहां पर बीजेपी ने कई ऐसे सीटें हैं जहां पर गंवा दी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अयोध्या की सीट जो है वो भी बीजेपी गंवा चुकी है और अब ऐसे में साख की लड़ाई भी ये मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो सबसे बड़े कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में अब लोकसभा चुने गए अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से आते हैं, उन्होंने दावा किया था कि अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी की है, फिर चाहे मिल्कीपुर हो या कोई भी। और कहीं ना कहीं इस बार जो समाजवादी पार्टी थी उसने जो पीडीए का दावा किया था, जिसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक और अब अग्रणी भी जाति को भी जोड़ लिया गया है, उसका भी कहीं ना कहीं रोल रहा है। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बूस्टअप है लोकसभा चुनाव के बाद में। और बीजेपी के ऊपर जरूर दबाव है कि इस अयोध्या की सीट को, और स्पेशली जो लोकसभा में सीटें नहीं मिल पाई थी, जैसे सीटें जो हार गई थी बीजेपी, वो कैसे ये 10 सीटों का उपचुनाव जो है जीत के वो अपनी पूरी करेगी। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बड़ी है बीजेपी की और समाजवादी पार्टी। और कह सकते उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस समय बूस्टअप है क्योंकि हाल ही में जो रिजल्ट आए हैं वो समाजवादी पार्टी के अनुसार आए हैं। उसको इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें लोकसभा में मिलेंगी, उसके बावजूद इतनी सीटें मिली हैं। तो तैयारियां दोनों तरफ से हैं और ऐसे में चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, वो भी बड़ा रोल रखती है क्योंकि इस बार उपचुनाव में उसने भी अपने कैंडिडेट उतारने की बात कही है, वो भी मैदान में रहेगी। और साथ साथ कांग्रेस क्योंकि अलायंस पार्टनर है समाजवादी पार्टी की, तो वो भी मैदान में है। और सबसे बड़ा जो आपने बात कहा कि इस बार चंद्रशेखर रावण यानी कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से उन्होंने नगीना की सीट जीती लोकसभा में और दिखाया कि दलितों का वोट बैंक उनकी तरफ है, इस बार भी वो इस चुनाव में है। तो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव, उपचुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और दिलचस्प हो जाता है, जहां पर इस बार 5 नेता कह सकते हैं आप, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी सामने मैदान में होगी और सभी दल पूरी दमखम के साथ ये दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से चुनाव जीता जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश में बैठ बन सके और वो भी विधानसभा चुनाव से पहले जो 2027 में है। आशुतोष जी, 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दरअसल विधानसभा में अपने विधायक भेजना चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद। मैं आशीष आपसे ये समझना चाहूंगा कि अब इन 10 विधानसभा सीटों पर जो मुकाबला हो रहा है, वैसे तो इसको दो तरफा मुकाबला ही हम कह सकते हैं, या 2 कंटेंडर्स ही इसमें मुख्य रूप से हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए यानी कि बीजेपी। मेरा आपसे ये सवाल है कि चंद्रशेखर आजाद इन दोनों गठबंधनों में से किसी का हिस्सा नहीं है। वो लोकसभा चुनाव में भी इंडिपेंडेंट थे, अखिलेश यादव ने उनको स्पेस नहीं दी थी, उन्होंने नगीना विधानसभा चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी होते हुए भी, और जीत कर दिखाया। ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इन 10 सीटों पर जो उपचुनाव होंगे, इसको हम त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त मान सकते हैं?
देखिए आशुतोष, आपने कहा त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी, चूंकि उसने अपने साख की लड़ाई है इस बार और उसको 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है लगातार उस चुनाव में, और दूसरा सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो एक तरफ है और जो कहीं बूस्टअप है, तो वो दावा करते कि त्रिकोणीय मुकाबले में अगर हम कहें तो बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से दोनों दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों ही अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं कि दलित वोट बैंक उनके पास है, तो त्रिकोणीय मुकाबला हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तो तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जैसे वो सरीखे नेता रहेंगे, जहां पर ये त्रिकोणीय मुकाबला संभव हो सकता है और जहां पर ये देखा जा सकता है कि क्या, क्योंकि अयोध्या और मिल्कीपुर की अगर हम सीट की बात करें तो दलित बाहुल सीट भी मानी जाती रही, क्योंकि अवधेश प्रताप खुद कुछ कास्ट से आते हैं और कई बार वो वहां से विधायक रहे हैं। तो ऐसे में ये एक जातीय समीकरण के हिसाब से ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी दिलचस्प है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी जो एक भी सीट उत्तर प्रदेश में इस बार नहीं जीत पाई है और उसका दावा है कि उपचुनाव में आकर वो परफॉर्मेंस देगी। और ये कहा गया कि जिस तरीके से संविधान बदलने की बात कहकर लोगों को डराया धमकाया गया, अंबेडकर का संविधान बदल जाएगा, इस वजह से जो दलित वोट बैंक था वो छिटक कर इधर उधर चला गया और बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं आया। तो अब इस बार बहुजन समाज पार्टी इस जो मुद्दा था, इस मुद्दे को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं खत्म हो जा चुका है। तो अब वो भी अपना दमखम दिखाएगी। इसके साथ चंद्रशेखर आजाद के सामने सबसे बड़ी कह सकते हैं कि जो स्थिति होगी वो ये होगी कि एक बार आप नगीना से जीतते हैं और नगीना से जीतने के बाद दावा करते हैं कि आप जाटव की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब इस उपचुनाव में आखिर दलित किधर है? यानी कि वो वोट बैंक जिसका दावा हमेशा से जब से पार्टी बीएसपी बनी है तब से ये दावा किया जाता है कि वो बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती के साथ है। तो क्या दलित वोट बैंक का जो सेंध लगाने की बात है वो बीजेपी कर पाएगी, समाजवादी पार्टी कर पाएगी या मायावती कर पाएंगी? और सबसे बड़ी बात, चंद्रशेखर आजाद जो दावा कर रहे हैं वो कितना यूथ को इंटरेक्ट कर पाएंगे, कितने तरीके से वो अपनी तरफ ला पाएंगे, ये भी एक बड़ा इस समय कह सकते हैं इम्तिहान होगा इन सभी दलों के लिए। और ये सीट और इस चुनाव के बाद बहुत सी पिक्चर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन सा वोट बैंक किसकी तरफ है। और इन सीटों के जीतने के बाद विधानसभा की जो पिक्चर है वो भी कहीं हद तक आशुतोष साफ हो जाएगी। जी और भारतीय जनमानस जो है वो चुनावी दृष्टिकोण से बहुत तेजी से आशीष परिवर्तित होता है। हमने देखा कि बहुत तेजी के साथ लोगों का जनमानस परिवर्तित होता है। मेरा आपसे ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जो माइंडसेट आपने देखा, लोगों के सोचने का और सियासी रुझान देखा, और हमने देखा कि बीजेपी किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काफ़ी हद तक सिमट गई, इतना सिमटी कि किसी को अंदेशा तक नहीं था कि समाजवादी पार्टी इतनी सीटें ले जाएंगी और बीजेपी उससे पीछे रहेगी। मेरा आपसे ये सवाल है कि वो जो जनमानस लोकसभा चुनाव के अंदर हमने देखा लोगों का, उसमें अब तक आते आते कोई परिवर्तन क्या आप पाते हैं या उसी तरह का मोमेंटम और उसी तरह का की चुनावी फिजा हम उपचुनाव में भी हमको देखने को मिलेगी? देखिए आशुतोष, उपचुनाव जो है वो काफी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए इसलिए भी है क्योंकि जो झटका उसको लगा है लोकसभा में उसको यहाँ से वो पूरा करना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस में है और उनका ये मकसद रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करें। और जो जनता का रुख है, अगर हम उसकी बात करें तो जो अनएक्सपेक्टेड था इस बार, जिस तरीके से ये चुनाव हुआ है और बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में थी कि वो सीटें जीत जाएगी। मुद्दा था राम मंदिर हो और मोदी जी के चेहरे पे ये चुनाव लड़ा गया था, तो ये माना जा रहा था कि जनता उनके रुख की तरफ होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जनता का रुख परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि ये नगीना में भी देखने को मिला, बहुजन समाज पार्टी के साथ भी देखने को मिला कि एक भी वोट सीट नहीं गई उसको। तो जनता का रुख है, जो पार्टी अब से लेकर आगे तक जनता को कन्विंस करने में कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में आ पाएगी, उसी के पास ये वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा। लड़ाई यहाँ पर देखिए पिछड़ों की है, अगड़ों की है, दलित की है। पिछड़ों के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो अपना एक एजेंडा शुरू किया था पीडीए का, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सफल होता दिख रहा है इस लोकसभा चुनाव में। और जिस मकसद से ये पीडीए बनाया गया था उसके हिसाब से उनको सीटें मिली है। तो अगर उन्हें लगता है कि लोकसभा में ये फॉर्मूला सक्सेसफुल हो सकता है कांग्रेस के साथ में, तो क्यों नहीं विधानसभा में? क्योंकि विधानसभा में क्षेत्रीय पार्टियों का काफी ज्यादा
इम्पैक्ट रहता है, प्रभाव रहता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी जो कि क्षेत्रीय पार्टी है उत्तर प्रदेश की, और कांग्रेस के साथ और पीडीए के साथ चल के कहीं ना कहीं जो जनता का रुख है वो अपनी तरफ मोड़ पाने में कितना मकसद उनका सफल हो पाएगा, ये भी सवाल है। दूसरी तरफ बीजेपी इस तरीके से ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ ला पाएगी, क्योंकि जो छिटका हुआ वोट बैंक है जो समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया, कांग्रेस की तरफ चला गया, उस वोट बैंक को बीजेपी कितना अपनी तरफ खिसका पाएगी। इसके साथ साथ दलितों का वोट बैंक कैसे बीजेपी ले पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो जनता को ये देखना होगा, जनता ये सब चीजें देख रही है, समझ रही है कि आखिर किस सरकार को, किस नेता को उनके द्वारा खड़ा हुआ देखा जा रहा है, कौन सा नेता उनके पास है, कौन सा नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा है कि मायावती और चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से दलितों की बात करते हैं वो कितना सफल हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय जनता को ये डिसाइड करना है कि आखिर वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ में उसी पीडीए के एजेंडे पर आगे बढ़ेगी या बीजेपी को दोबारा मौका देगी कि वो अपनी जो भी, चाहे वो ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या किसी तरीके का जो लोकसभा में परफॉर्मेंस रहा, उसको ना दोहराते हुए सफलता की ओर आगे बढ़े। और योगी जी का जो एजेंडा है, जिस उत्तर प्रदेश में जो जाना जाता है, उस पर मोहर लगाए कि चाहे वो बुलडोजर पॉलिसी हो, चाहे क्राइम व्यवस्था हो, या इसके अलावा जिस तरीके से सिस्टम योगी जी चलाते हैं, उससे जनता कितनी खुश होती है। और तीसरा सबसे बड़ा दलितों का मुद्दा रहेगा कि आखिर वो जनता जो जान रही है कि ना ओबीसी यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ उसका भला हो रहा है, ना बीजेपी की तरफ, तो क्या मायावती पे दोबारा विश्वास किया जा सकता है? और मायावती पे अगर विश्वास किया जा सकता है तो क्यों ना जो यूथ नेता है चंद्रशेखर आजाद, उन पर भी भरोसा किया जा सके। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता पूरी तरीके से फोकस है इस चुनाव को लेकर। और कहीं हद तक विधानसभा जो चुनाव आने वाला है उससे पहले ये जो उपचुनाव से डिसाइड हो जाएगा कि जनता का आखिर मूड है क्या, आखिर उसका रुख क्या है। तो ये चुनाव पार्टियों के लिए भी बड़ी चुनौती बनी हुई है, और साथ साथ जनता के लिए भी ये डिसाइड करना कि आने वाले समय में किसके सर पर ताज सजेगा, ये भी जनता को इस बार देखना होगा। आशुतोष, और शायद इसी बात का एहसास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी है, आशीष, क्योंकि अखिलेश यादव ने हाल ही में अभी पीडीए प्लस का प्रयोग किया। और पीडीए की जब वो बात करते थे तो सबको समझ आता था कि वो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं से ब्राह्मणों को या सवर्ण समाज को भी अखिलेश यादव जोड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अखिलेश ये सब कर रहे हैं 2027 के मद्देनज़र। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा भी एक तरीके से दांव पर होगी, क्योंकि सवाल उन पर भी उठे हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, और तैयारी वो भी इन उपचुनावों को लेकर कर रहे हैं। मैं चंद्रशेखर आज़ाद से ही जुड़ा आशीष आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मायावती के या बीएसपी के घटते जनाधार की वजह से आने वाले कुछ एक सालों में उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति की धुरी चंद्रशेखर आज़ाद बन सकते हैं और वो मायावती का एक रिप्लेसमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनकर उभर सकते हैं? देखिए आशुतोष, मायावती की अगर बात करें तो वो दलितों की एक बड़ी नेता है। बहुत समय से उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में थी, और कहीं ना कहीं उनका मानना है कि जो वोट बैंक उनके पास आ रहा है वो उनका कोर वोट बैंक आ रहा है। लगभग 23% वोट बैंक है जिसका दावा करती आई है मायावती कि उनको मिलता रहा है। भले ही वो संख्या हमेशा कम होती रही है और 12-13% तक पहुंच जाती है, लेकिन आपने अगर चंद्रशेखर आजाद की बात की तो मैं बताऊं कि जिस तरीके से नगीना में जो जहां पर माना जाता है कि वो जो क्षेत्र मायावती का क्षेत्र रहा है, कहीं ना कहीं मायावती ने शुरुआती दिनों में उस क्षेत्र में अपनी राजनीति की थी। और वहां पर अगर आप मान के चले वो जो बेल्ट है पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जहां पर चंद्रशेखर आजाद जीते हैं, वहां पर अगर वो जीत कर आते हैं तो कहीं ना कहीं धक्का जरूर है बीएसपी के लिए। और युवा जो है वो कहीं ना कहीं बीएसपी अपने आप से जोड़ पाने में काफी असफल नजर आई है, क्योंकि युवाओं को वो नया वाइब्रेंट नेता चाहिए है जो उनके हक के लिए खड़ा हो सके। दलितों में सबसे बड़ी बात कही जाती है कि उनके हक की लड़ाई ही उनकी सबसे बड़ी लड़ाई है, और यही वजह है कि चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हो कि जो उन्होंने संविधान बनाया उस संविधान में हक की बात की है, और अब अगर चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता आते हैं और युवाओं को, ऐसे नेताओं को अपने साथ एकजुट करते हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ ईंट से ईंट बजा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आजकल के युवाओं को पसंद आ रहा है। और यही वजह है कि बीएसपी जो ट्विटर पर अपना एक्सपेंड कर रही है, यानी कि अपना विस्तार कर रही है,
बीएसपी नेता जो अपना कहीं ना कहीं एक मायावती के अलावा अगर हम छोड़ दे तो और कोई नेता नहीं है। भले ही आकाश आनंद ने जिम्मेदारी संभाली है और कहीं ना कहीं वो वाइब्रेंट नेता के रूप में दिखते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद एक वाइब्रेंट नेता है, वैसे ही आकाश आनंद ने भी अपनी छवि बनाने की कोशिश की है बीएसपी में। तो सबसे बड़ा सवाल है कि मायावती के लिए वो खोया हुआ जो जनाधार है उसको पाने के लिए उनको चंद्रशेखर आजाद का एक जो सब्स्टिट्यूट है वो ढूंढना है। और कहीं ना कहीं अभी तक जो माना जा रहा है वो आकाश आनंद के रूप में, जो उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और भतीजे भी, उनसे माना जा रहा है कि वो सब है उनका सबऑर्डिनेट। लेकिन ये जो उपचुनाव है इस समय, उससे बहुत कुछ चीजें साफ हो जाएंगी कि आखिर इस समय जनता का जो रुख है वो वाकई चंद्रशेखर आजाद की तरफ है या बीएसपी पर अभी भी उनका विश्वास पूरी तरीके से बना हुआ है। और इसको लेकर ये सभी दल इस बार पूरे तरीके से मजबूती से खड़े हुए हैं। और चंद्रशेखर आजाद के लिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा, अगर वो मिल्कीपुर जैसी सीट है या जहां पर दलित बाहुल है वहां पे अपने आप को प्रूव कर पाने में सफल हो पाते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इसी वजह से वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर नगीना के बाद जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनको 2027 से पहले कितना वोट बैंक मिलता है दलित का, कितना ओबीसी का मिलता है और कौन कौन जाति उनके साथ खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट है चंद्रशेखर आजाद का भी, क्योंकि उनका मुकाबला अगर हम कहें तो सीधे बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से माफ कीजिएगा, और बहुजन समाज पार्टी से सीधा सीधा है। तो ऐसे में नई जो कह सकते उड़ान उड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, उसमें उन तीनों मजबूत दलों से उनका सामना है और इसमें साबित करना होगा कि आखिर वो नेता हैं और दलित उनको क्यों चुने, ये भी उनके लिए बड़ा सवाल होगा। आशुतोष जी, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप आशीष हमें दे रहे हैं। मैं आपने आकाश आनंद का जिक्र यहाँ पर किया और हम चंद्रशेखर आज़ाद का जिक्र पहले से ही कर रहे हैं। अब मायावती की विरासत को संभालने के लिए आकाश आनंद आगे लाए गए थे, लेकिन खुद मायावती ने ये माना कि कुछ अवसरों पर जनसभाओं में उनकी मेच्योरिटी भी झलकी, उनको हटाया गया, लेकिन थोड़े ही दिन बाद वापस उनको वो जिम्मेदारी दोबारा से सौंप दी गई। आपसे मैं ये समझना चाहूँगा, थोड़ी सी आकाश आनंद की छवि को अगर हम देखें तो वो एक इलीट दलित ज़्यादा नज़र आते हैं। दलित हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इलीट किस्म के दलित हैं। आपको ऐसा लगता है कि मासेस से कनेक्ट स्थापित कर पाने की अगर हम बात करें, जो कि नेता बनने के लिए या बड़ा नेता बनने के लिए ज़रूरी है, उस मामले में चंद्रशेखर आज़ाद उनसे 21 हैं? देखिए, अगर हम आकाश आनंद की बात करें तो आकाश आनंद ने जरूर बाहर से पढ़ाई की, उसके बाद कई वर्षों से वो मायावती जी के साथ में जुड़े रहे और उसके बाद फाइनली इस चुनाव में उनको लॉन्च किया गया। और एक तरीके से वो पहले से उनकी पाठशाला चलती आई है बीएसपी में, और जब पाठशाला का पाठ्यक्रम पूरा हो गया तब उनको इस बार लॉन्च किया गया। लेकिन लॉन्च होते ही वो मिसाइल की तरह आगे बढ़े और झट से उनको नीचे गिरना पड़ा, क्योंकि मायावती ने कहा कि अभी वो मैच्योर नहीं है, अभी वो उस तरीके से नहीं परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं जिस तरीके से उनको करना चाहिए। क्योंकि उनके जो बयान थे, जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, चाहे वो उन्होंने टोपीबाज कहा हो, चाहे उन्होंने आतंकवादी कहा हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मायावती का मानना है कि उन्होंने अपने जीवन काल में अपने करियर, जो पॉलिटिकल करियर है, उसमें नहीं किया। और आकाश आनंद ने आते ही इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर कहीं ना कहीं वाइब्रेंट राजनीति कर दिया, जिससे पार्टियों को भी नुकसान हुआ और कहीं ना कहीं बीएसपी पर मुकदमेबाजी शुरू हो गई, जो अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि बीच में मायावती ने उनको हटाया और दोबारा वापस लेकर चले आई और अब वो कोऑर्डिनेटर के रूप में है और पूरी तरीके से बीएसपी के साथ है, उनको संभाल भी रहे हैं। मैं इसलिए आपको चीज बता रहा हूँ क्योंकि आकाश आनंद की जो छवि है वो किस तरीके से है। उन्होंने आते ही एक अटैकिंग की तरह उन्होंने बीजेपी पर अटैक किया, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अटैक किया, उन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया, उन्होंने सपा पे अटैक किया, यहाँ तक उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर अटैक इतना नहीं किया, क्योंकि वो मानते हैं कौन चंद्रशेखर आजाद, अगर उनसे पूछा जाता है तो साफ तौर से वो ये जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को वो नहीं गिनते हैं, अपनी साथ में अपना खड़ा हुआ नहीं पाते हैं। उनका मानना है कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी है, मायावती बड़ी लीडर है बहुजन समाज की, आज से नहीं है, वो बहुत पहले से हैं, और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता कभी आते हैं और फिर चले जाते हैं, उनका मानना ये है। और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता उनके पास बहुत सारे हैं। तो कहीं ना कहीं बीएसपी इस समय अपने पूरे बूस्टअप पर है। लेकिन अगर हम अंदरूनी तौर पे बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को ये जरूर डर है कि उपचुनाव में अगर आजाद समाज पार्टी उतर रही है
और दलित में अगर बीएसपी नहीं उतरती है तो कैसा ना हो कि दलितों का वोट बैंक बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ ना जाकर वो चंद्रशेखर आजाद के पास चला जाए। यानी कि जब जो वोट बैंक है वो खिसक कर चंद्रशेखर आजाद के पास चला जाए, जिससे एक बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी, माफ कीजिएगा, बीएसपी को उठाना पड़े। तो इस क्षेत्र जानने के लिए कहीं ना कहीं बीएसपी ने इस बार अपने आप को उपचुनाव में उतारा है, और ये इंटरनली मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से चंद्रशेखर आजाद की एक छवि ही है ये, जो बीएसपी में दलितों के बीच में अपने आप को परफॉर्मेंस और दिखाने की बात कह रही है। तो ये जरूर है, चंद्रशेखर आजाद एक रोड़ा है बीएसपी के लिए। और कहीं ना कहीं जो छवि की बात करें तो आकाश आनंद जरूर अभी थोड़े नए हैं, वो अभी थोड़ा सा सीख रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जमीन पर हैं, वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने जिस तरीके से ऐसे मुद्दों पर चढ़कर आगे आए हैं लोकसभा में, अपने पहले ही बयान में उन्होंने तरीकों की बातें रखी हैं, तो माना जाता है कि वो एक मैच्योर नेता है। और कहीं ना कहीं आकाश आनंद को अभी उनके बराबर आने के लिए मायावती का साथ तो चाहिए, साथ में बहुजन समाज पार्टी का चाहिए। और आप ये मान के चलिए कि कोई नेता अगर बहुजन समाज पार्टी के सामने लड़ रहा है और वो सीट निकाल कर आता है और दलितों के मुद्दे पर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय होगा। और ये उपचुनाव इन सभी दलों के लिए एक बड़ा मैसेज होगा कि आने वाले विधानसभा में ये पिक्चर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि दलितों का नेता क्या चंद्रशेखर आजाद है या आकाश आनंद है। जी, ये उपचुनाव क्लियर कर सकते हैं, काफी हद तक इंडिकेट कर सकते हैं। और शायद इसीलिए जैसे ही ये बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, मायावती जो कि अमूमन उपचुनाव के लिए इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करती, उन्होंने भी उपचुनाव में उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया। क्योंकि यहाँ पर मुद्दा अब दलित वोटों की विरासत का है कि उस पर कब्जा कौन करता है, उनकी नुमाइंदगी कौन करता है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, अब आशीष, अभी हम डिफरेंस की बात कर रहे थे यहाँ पर आकाश आनंद की कार्यशैली में, चंद्रशेखर आज़ाद में। आपने भी माना कि मासेस से कनेक्ट के मामले में चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी ग्राउंड पर नज़र आते हैं। और अब चंद्रशेखर आज़ाद के लिए फ़ायदे वाली स्थिति ये भी है कि वो उनके पास मंच है, उनके पास लोकसभा जैसा बड़ा मंच है जिसके पटल पर वो मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं, जो कि उनके वर्ग विशेष में यानी उनके वोट बैंक में तो अच्छी तरह से कन्वे हो ही रही है। वो उस सदन के पटल पर बड़ी बड़ी मांगें रखते हैं। उन्होंने अभी निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग सदन के पटल पर भी रखी, और इसके बाद उन्होंने अब मिल्कीपुर में जो जनसभा की थी आशीष, उसमें भी यही मांग उन्होंने दोहराई है। आपसे मैं समझना चाहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद की ये जो मांग है कि उन्होंने वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि साहब 2% नौकरियां सरकारी क्षेत्र में हैं और 98% प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में भी SC ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। ये कितना बड़ा हेडेक साबित होगा अगर राइवल्स की बात करें तो इन उपचुनाव के अंदर? देखिए आशुतोष, ये बड़ा मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश के लिए भी, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी और राजनीतिक दलों के लिए भी। क्योंकि जो ओबीसी नेता हैं, चाहे वो बीजेपी में हो या समाजवादी पार्टी में हो या बीएसपी में हो या चंद्रशेखर आजाद, हाल ही में आपने देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य ने एक पत्र लिखकर साफ किया था कि कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है जो संविदा पर कर्मचारी तैनात हैं उत्तर प्रदेश में, और उनकी संख्या क्या है। इस तरीके की बात उन्होंने लेटर लिख के दी थी। यानी कि कहीं ना कहीं जो आरक्षण का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसको चंद्रशेखर आजाद जानते हैं। क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, और ऐसे में अगर आरक्षण की बात करने वाला कोई नेता मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके जो घाव हैं, वो जो कह सकते हैं घाव, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं मेहनत ज्यादा करता है, लेकिन उसको कम सोर्स मिल पाते हैं, और यही वजह है कि वो उनके गांव पे मरहम लगाने के काम पर आएगा। और एक वोट बैंक जो है, बड़ा वोट बैंक, वो तैयार हो जाएगा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो या किसी भी दल का, अगर इस तरीके के आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण की बात अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने नहीं की थी इस तरीके से, इतने बड़े लेवल पे, और एक नया नेता आता है, नगीना से जीतता, उस तरीके की बात कर रहा है, तो लोगों को भी कहीं ना कहीं लुभा रहा है कि आखिर वो हमारे हित के लिए लड़ रहा है, हमारे हित की बात कर रहा है, राजनीति से दूर होकर। अब ऐसे में बीजेपी भी इस बात को जान रही है कि ये मुद्दा छोटा नहीं है, और समाजवादी पार्टी भी जान रही है कि ये मुद्दा छोटा नहीं है।
चाहे वो जातिगत जनगणना की बात कर रही हो या व्यक्तिगत आरक्षण की बात कर रही हो या इसके अलावा जो ओबीसी के आरक्षण की बात की जा रही हो। आरक्षण एक मुद्दा है, भले ही वो चाहे दलित का है, ओबीसी का हो, तो उत्तर प्रदेश के लिए और इस होने वाले चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा होगा और सभी दल इसकी जो कह सकते हैं ना गंभीरता वो जानते हैं और इसी वजह से मुद्दे को बखूबी और सलीके से उठाया जा रहा है आशुतोष। जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये आशीष, और ये आने वाले समय में देश की राजनीति में काफ़ी उठापटक भी मचा सकती है। बहरहाल ये मुहिम आगे किस तरह से बढ़ती है इनकी और कितना ट्रैक्शन इसका मासेस में मिलता है इस इशू का, ये हमको देखना होगा। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आप हाल ही में जब लोकसभा के चुनाव हुए और बीजेपी को काफ़ी उसमें नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी ने अपनी रणनीति तय करने के लिए बहुत सारे एनालिसिस किए, कमियां नोट की गई, ऊपर तक वो कमियां कन्वे की गई। उसके बाद ये पाया गया कि भाई ओबीसी जो वर्ग जो वोट है और इसके अलावा कुछ दलित जो वोट है वो बीजेपी के हाथ से छिटका है। बीजेपी ने उपचुनाव में उसको पाने के लिए क्या एफर्ट्स अब तक शुरू किए हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने कोई बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाई हों अपने खोए हुए जनाधार को दोबारा से उत्तर प्रदेश में पाने के लिए, या उसकी रणनीति बनाई हो? आशीष, देखिए आशुतोष, जिस तरीके से बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को पूरा एहसास है कि किस वजह से उसकी ये सीटें छिटक कर पीडीए के पास चली गई हैं, यानी पीडीए कह सकते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास में, और अब उसी रणनीति का कहीं ना कहीं हिस्सा बनाने को तैयार है कि चाहे वो ओबीसी सम्मेलन हो, बीजेपी ने शुरू किया है, ओबीसी नेताओं को आगे लाने की बात कही जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि ओबीसी नेताओं को जोड़ें। इसके साथ नरेंद्र कश्यप जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में ओबीसी, वो कहीं ना कहीं बैठकों का दौर शुरू हुआ है और इस चुनाव में भी माना जा रहा है उपचुनाव में कि ओबीसी को और दलितों को साधने की कवायद शुरू की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ तो समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की बात कर रही है, पीडीए जो है वो ब्राह्मण अपनी तरफ ला रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी ओबीसी को अपनी तरफ ला रही है, क्योंकि दोनों दल जानते हैं कि हमारे पास ब्राह्मण नहीं है और बीजेपी जानती है हमारे पास ओबीसी और दलित नहीं है। तो ऐसे में इनको साधने के लिए अब पूरी तैयारी शुरू की जा चुकी है। कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण की अगर बात की गई है तो उसको लेकर भी अभी आपने देखा होगा कि एक डेटा दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि हम निजी क्षेत्रों में यानी कि जो संविदा पर कर्मचारी जो तैनात हैं उनमें हम इतने प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं। इसके साथ साथ आगे भी प्लानिंग है किस तरीके से इस आरक्षण को और मजबूत किया जाए, कितने तरीके से और जो ओबीसी और जो वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसको मजबूत किया जाए। हालांकि कह सकते हैं बहुत कॉन्क्रीट ऐसा कुछ बीजेपी ने नहीं किया है जिससे कि ये कहा जा सके कि इस बार के जो दलित और ओबीसी हैं वो सीधा बीजेपी की तरफ आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी की अपनी पॉलिसी है, चाहे वो क्राइम व्यवस्था हो, बुलडोजर हो, सिस्टम हो, यहाँ के जातिगत मामले हो, उन सभी को लेकर बीजेपी संजीदा है और ऐसे में उसको मानना है कि वो जो ओबीसी का वोट बैंक है वो जरूर इस बार झिटक कर बीजेपी की तरफ आएगा। और यही वजह है कि बीजेपी को एक मजबूत रणनीति जरूर तैयार करनी होगी इस बार, जिससे कि वो जो बचा हुआ वोट बैंक है, यानी कि जो शिफ्टेड वोट बैंक है, जो फ्लैक्चुएटेड वोट बैंक है, वो बीजेपी की तरफ आ सके। और ऐसे में इस बार जो चुनौती होगी वो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक के लिए भी होगी, क्योंकि उसके लिए कांग्रेस भी है, सपा भी है, बीएसपी भी है, चंद्रशेखर आजाद भी है। तो बीजेपी के लिए इस बार डबल चुनौती है और यही वजह है कि इस बार 30-30 मंत्रियों को सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि ये उपचुनाव आप जिताइए, और उनके ऊपर डेप्यूटी सीएम को लगाया गया है कि आप इन चुनाव को कैसे भी जीत कर लाइए। एक एक मंत्री को 5-5 जो 2-2 जो जिले हैं वो दिए गए हैं कि किसी तरीके से उनको मजबूती से जिता कर लाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मिल्कीपुर जैसी सीट का सीधा इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ये बड़ा है और ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती कम होती नजर नहीं आ रही आशुतोष जी। बीजेपी की चुनौतियां भी काफ़ी ज़्यादा हैं। चलते चलते आपसे आशीष एक चीज़ और मैं चाहूँगा कि उस पर रोशनी डालें। हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है और इसका चुनावी मार्केट में आना भी बिल्कुल लाजमी है। आप ये बताइए कि SC/ST का ये जो सब कैटेगरी बनाने वाला जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और राज्यों को इस बात का अधिकार दिया है, इसका चुनाव पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हालांकि किसी
चुनावी रैली में अभी तक ये बात निकल कर सामने नहीं आई है, और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस बारे में चुनावी रैली में तो नहीं कहा। लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना स्टैंड अभी तय ही कर रही हैं। कांग्रेस भी बैठक कर रही है कि SC ST में सब कैटेगरी बनाने वाला जो मसला है उस पर वो क्या एक यूनिफाइड स्टैंड क्या ले। तेलंगाना सरकार ज़रूर उसका समर्थन कर चुकी है। आपसे मैं समझना चाहूँगा कि इसका क्या इलेक्टोरल इम्पैक्ट हो सकता है 10 विधानसभा जो सीटें हैं उन पर उपचुनाव में। देखिए आशुतोष, जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कह सकते हैं जो सब कैटेगरी का, उसमें साफ तौर से जनता के लिए हित की बात है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी भी जानती है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ा है कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग लागू कर सकते हैं, चला सकते हैं। साफ तौर से इसमें बात आप समझिए कि किस तरीके से जो क्रीमी लेयर थी यानी जो सब कैटेगरी बनाई जाएगी उसमें उन लोगों को फायदा मिलेगा जो एक्चुअल यानी वास्तविक तौर से जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है, और जो रिजर्वेशन की जिनको जरूरत नहीं है उनकी कैटेगरी अलग की जाएगी कहीं ना कहीं। तो इससे फायदा पॉलिटिकल पार्टीज को जनता को देने के लिए जरूर मैसेज जाएगा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का है ऑर्डर, एक तरीके से वो अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने पक्ष में लाकर जनता के हित में उतारती है तो जनता के लिए, क्योंकि जनता चाहती है कि वास्तविक जो आरक्षण है वो उन लोगों को मिले जो उसके वास्तविक हकदार है, इसीलिए सब कैटेगरी बनाई जाए और सब कैटेगरी के तहत में ही इस आरक्षण को दिया जाए। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरीके से इसको कैश कराने के लिए तैयार है। इसको कब किस समय लागू किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, भले इसके लिए रणनीति तैयार हो रही है, क्योंकि मानना यही है चाहे भले ही कोई दल हो वो जानता है इससे फायदा सीधे जनता को होगा और कहीं ना कहीं इससे फायदा जो है राजनीतिक दलों को भी होगा। इसीलिए इसके लिए स्टैंड सभी दल को क्या बोलना है, क्या कहना है, उन सभी तैयारी पूरी है। और हो सकता है इस उपचुनाव में भी इसको पूरा देखने को मिले किस तरीके से जो सत्ताधारी पार्टी है वो इसको लेकर आगे आती है और जो अपोजिशन में है वो पार्टी किस तरीके से जनता के हित में बात करती है। क्योंकि सब कैटेगरी बनाने पर जो हित होगा वो सीधे डायरेक्ट जनता का होगा और जिसको लेकर कहीं ना कहीं हर वर्ग जो है वो एकजुट और एक साथ खड़ा हुआ है। आशुतोष जी, चलिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और ये काफ़ी डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दरअसल सब कैटेगरी बनाने से दलित जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सारी जो और ज़्यादा लीडरशिप डेवलप हो सकती है। जो दलितों में भी जो छोटी जातियां मानी जाती हैं उनकी लीडरशिप डेवलप हो सकती है और एक किस्म की एक ऐसी एक मुहिम शुरू हो सकती है अमंग दलित SC ST कैटेगरी में ही कि जो आपस में जिनकी ना बनती हो, और इसीलिए इसका विरोध भी बहुत सारे दलित नेताओं ने किया है। बहरहाल आगे क्या होगा, काफ़ी दिलचस्प डेवलपमेंट ये सारे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में क्या गुल खिलाएंगे इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं और तेज़ी से दलित राजनीति की जो स्पेस है उत्तर प्रदेश में उसको ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में वो BSP या मायावती के विकल्प के तौर पर उभरते हैं या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आज की चुनावी चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों और दिलचस्प चुनावी विश्लेषण के लिए आप चुनाव आज तक पर बने रहिए, देखते रहिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।